हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछली जो लास्ट वीडियोस आपको भेजी हैं उसमें हमने नेशनलिज्म इन यूरोप के डिफरेंट टॉपिक्स पे आपसे बात की है। आज हम उससे आगे के टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। देखिए, अगर हम यूरोप के अकॉर्डिंग देखें तो 1830 का जो टाइम पीरियड था वो यूरोप के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बुरा समय आप एक तरीके से कह सकते हैं। 1830 से 1848 के बीच का जो टाइम पीरियड था। अगर हम 1830 के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इस टाइम क्या हो रहा था कि यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। जॉब्स जो थे वो कम होते जा रहे थे, ठीक है ना, और उनको सर्च करने वाले जो लोग थे वो ज़्यादा होते जा रहे थे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी, इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो यूरोप में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो आप ये माने कि पूरे यूरोप में जो डिफरेंट कंट्रीज़ थे उनके जो मार्केट थे वो मेड इन इंग्लैंड के सामान से भर गए थे। तो इसमें क्या था कि जो लोकल ट्रेडर्स थे उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आ गई थी, क्योंकि वहाँ जो सामान बनाया जा रहा था वो हाथों से बन रहा था, और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो सामान बन रहा था वो मशीनों से बनाया जा रहा था। इसके अलावा जो छोटे किसान थे, गरीब मजदूर थे, है ना, वो डिफरेंट टाइप के जो ड्यूज़ उनसे लिए जाते थे उनके बोझ से धके हुए थे। बिल्कुल बहुत बुरी हालत थी, है ना। उनके ऊपर जो है लगातार जो है टैक्सेस का जो बोझ था वो बढ़ता जा रहा था। तो कुल मिला के जो लोग थे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, ठीक, और उनके पास इन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं था। 1848 जो था वो एक ऐसा ही साल था जब यूरोप के अंदर जो फूड प्रोडक्ट्स थे उनकी भयंकर शॉर्टेज हो गई थी। लोग घंटों घंटों लाइन में लगे रहते थे लेकिन मिलता कुछ नहीं था। तो फाइनली जो लुइस फिलिप राजा थे फ्रांस में, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। फिर से जो है फ्रांस को रिपब्लिक बेस पर चलाने की बात की गई, ठीक है ना। और जितने भी एक तरीके से कहें कि 21 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग थे उनको राइट टू वोट दिया गया। सबको ये कन्फर्म किया गया कि भाई आपको जॉब भी दी जाएंगी, और उनके लिए बाकायदा जॉब जो सेंटर्स होते हैं उनको खोलने की भी जो है बात की गई थी। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भाई फ्रांस के अंदर एक नया उदय हो रहा था, लेकिन वो सूर्य जो उदय हो रहा था वो कितने टाइम के लिए था, ये सबसे बड़ा सवाल था। अब जैसे एक घटना का यहाँ पे जिक्र किया गया है सिलेसिया का, है ना। तो आम जो व्यक्ति हैं या जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। बेसिकली वहाँ क्या था कि लगभग 18,000 के करीब जो है वेवर्स यानी कि जो जुलाहे थे वो रहते थे, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर होता था वो उनको रॉ मटेरियल देता था और बदले में उनसे फिनिश गुड लेता था। एक तो वो उनको टाइम पे पेमेंट नहीं करता था, दूसरे जो पेमेंट करता था वो कम करता था, उनकी इंसल्ट करता था, उनको एक्सप्लॉइट करता था। तो देखिए, हर चीज़ की एक हद होती है ना। जब एक दिन उन लोगों ने जो है अपनी बात कहने के लिए उसके सामने जो है वो गए, उसको प्रेजेंट करने के लिए गए, ठीक है ना, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन का सहारा लिया, ठीक है। तो उस दिन भी उसने जो है वही बदतमीजियाँ उनके साथ दिखाई जो पहले से दिखाया करता था। तो उस दिन जो है लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसके घर में जो है तोड़फोड़ की, जो गोदामों में कपड़ा रखा हुआ था वो भी लूट कर ले गए, ठीक है ना। वो अपनी जान बचाने के लिए जैसे वहाँ से भागा। जो अड़ोस पड़ोस के गाँव थे वहाँ पर भी उसने लोगों से हेल्प मांगी, लेकिन उसको कोई हेल्प नहीं मिली। तो फाइनली वो अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला गया। लेकिन जब नेक्स्ट डे वो आया तो उसके साथ जो है पूरी बटालियन आप कह सकते हैं, ये जो आर्म फोर्सेस थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे आई। और उसमें क्या हुआ कि जो 11 वेवर्स थे उनको शूट कर दिया गया। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो हमेशा पावरफुल ही रहते हैं, ठीक है ना। जो बेचारे गरीब हैं, कुचले हुए लोग हैं, वो हमेशा एक्सप्लॉयटेशन का ही शिकार होते हैं। इस घटना से यही प्रूव होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1848 में द रिवॉल्यूशन की, तो देखिए जैसे हमने देखा कि भाई अलग अलग जगह पे जो किसान थे, जो मजदूर थे, वो अपनी बात कहने की जो है कोशिश कर रहे थे, चाहे वो धरना था, चाहे वो प्रदर्शन था, चाहे वो कोई विद्रोह था। तो इसी तरह की अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें, जैसे जर्मनी में हमने देखा, इटली में, पोलैंड में, जगह जगह पे जो पढ़ा लिखा वर्ग था, ये जो लिबरल थे, वो इसी चीज़ पर काम कर रहे थे कि भाई एक ऐसी गवर्नमेंट हमारे यहाँ होनी चाहिए जिसमें जो राजा है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करे। हम सबको राइट हो कि हम जो है अपने विचारों को व्यक्त कर सकें, है ना। सेंसरशिप लागू होती है वो ख़त्म कर दी जाए, प्रेस को अपनी बात कहने की आज़ादी दी जानी चाहिए, हम सबको अपनी एसोसिएशन बनाने की जो है इजाज़त दी जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की कोशिश सबसे पहले कहाँ हुई? जर्मनी के अंदर हुई। जर्मनी के अंदर जो लिबरल विचारधारा के लोग थे उन्होंने इस चीज़ पे काम किया कि अब हमें अपने कंट्री के लिए एक पार्लियामेंट को डेवलप जो है करना है, ठीक है ना। इसी चीज़ के ऊपर उन्होंने काम किया, और बाकायदा जब पार्लियामेंट्री बिहाफ पर इलेक्शन कराए गए तो 831 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, 831 जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इलेक्ट हो गए। उसके बाद फ्रैंकफर्ट जो शहर था वहाँ पे तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, जो सेंट पॉल चर्च थी उसी को जो है पार्लियामेंट का रूप दिया गया, और जो पहली मीटिंग थी एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पे ही जो है लॉन्च की गई थी। तो जब ये 831 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर इकट्ठा हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो पर्शिया के राजा थे उनको ये ऑफर किया गया कि भाई जर्मनी की जो कमांड है वो आपको संभालनी होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा
करने से मना किया, क्योंकि उनको लगा कि भाई इससे जो है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के जो लोग हैं या जो रिपब्लिकन कंसेप्ट की बात करते हैं वो सारे राजाओं के ऊपर हावी हो जाएंगे। तो उन्होंने इनको फेवर नहीं किया, उन्होंने कंजर्वेटिव जो सिस्टम था उसको फेवर किया। ठीक है, तो इससे जो है जर्मनी में लोगों को बड़ी निराशा हाथ लगी। इसके अलावा जो जर्मन पार्लियामेंट के न्यू इलेक्टेड मेंबर्स थे वो जनरली मिडिल क्लास के लोग थे। ठीक है ना, और जो आम आदमी थे, जो किसान थे, जो मजदूर थी, जनरली उनकी बातों को वो फेवर नहीं कर पाए पार्लियामेंट के अंदर, जिससे उनका जो विरोध था वो और ज़्यादा होने लगा। फाइनली जो आर्मी थी उसको बीच में आना पड़ा और ये जो पार्लियामेंट्री कंसेप्ट था एक तरीके से मानिए कि लगभग ख़त्म ही कर दिया गया। तो इससे जो कंजर्वेटिव थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो लोग बहुत खुश हुए। अच्छा, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, देखिए पूरे यूरोप में आप देखेंगे कि जो महिलाएं थी वो लगातार अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी, लगातार वो मूवमेंट में जो है भाग ले रही थी, अपने न्यूज़पेपर वो निकाल रही थी, पूरी कोशिश वो कर रही थी। लेकिन जहां बात आती थी उनको कुछ राइट्स देने की, है ना, तो इस पर हमेशा कंट्रोवर्सी वहाँ पे होती थी, क्योंकि कोई भी उनको कुछ भी देने के फेवर में नहीं था। अगर हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ही बात करते हैं तो वहाँ महिलाओं को अपनी बात कहने का कोई हक नहीं दिया गया था। उनको सिर्फ इतना अलाउ किया गया कि आप विजिटर गैलरी में आके खड़ी हो सकती हैं और जो भी बात वहाँ चल रही है उसको वो सुन सकती हैं। लेकिन इन सब घटनाक्रम से एक बात जो है तय हो गई थी, और जो कंजर्वेटिव थे या जो इस तरह के राजा थे, जो निरंकुश गवर्नमेंट थी यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में, वो ये समझ गए कि भैया अब ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको लोगों को कोई ना कोई एडवांटेज देनी पड़ेगी, तभी हमारी जो राजशाही है वो सलामत रह पाएगी, अन्यथा हमें भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो इसी की वजह से जो है यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जहाँ जो गुलामों की प्रथा थी या जो कृषि दास होते थे वो ख़त्म कर दी गई। ठीक है ना, जो हैब्सबर्ग एम्पायर का एरिया था उन्होंने भी अपने लोगों को बहुत सारी एडवांटेज दी, जैसे हंगरी को बहुत सारी छूट दी गई थी। हालांकि फाइनली ये जो छूट थी ये भी एक डिसएडवांटेज में ही क्रिएट हुई थी। तो कुल मिलाकर अब यूरोप के अंदर जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी वो अपना एटीट्यूड बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी गवर्नमेंट बचानी थी। आई थिंक ये सारी वीडियो जितनी भी मैंने आपको बताई है, जितनी चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं आपको क्लियर होंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, वॉच करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।